ट्रिक्स फॉर न्यूमेरिकल, और ये इतने इंपॉर्टेंट है ना कि इजीली तुम्हें न्यूमेरिकल ऐसे चुटकियों में करवा सकते हैं। हेलो बच्चों, आज हम 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है सॉल्यूशन वो पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को बहुत बेसिक तरीके से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर के बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, चैप्टर 1 12th केमिस्ट्री। सबसे पहले समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो नॉन केमिकल रिएक्टिंग स्पीसीज का। जैसे मान लो तुमने मिलाया वाटर और मान लो सॉल्ट मिलाई, अब ये दोनों आपस में रिएक्शन तो करेंगे नहीं, तो इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। और ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस क्या होता है? जिसमें थ्रू आउट कंपोजिशन जो होता है वो सेम होता है, यानी कि ऊपर से नीचे तक का वो एक जैसा दिखता है, उसमें अलग अलग नहीं होता। जैसे मान लो तुमने पानी और मिट्टी मिला दी, तो ऑब्वियस बात है अलग अलग दिखेंगी दोनों लेयर्स हमें। ऑयल और वाटर मिला दिया, अलग अलग लेयर दिखेंगी, तो इसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस। अगर ऊपर से नीचे तक का सेम कंपोजिशन रहेगा, सेम थ्रू आउट कंपोजिशन रहेगा, तो वो होमोजीनियस कहलाएगा। जैसे चीनी और पानी का मिक्सचर। अच्छा, एसिड और बेस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। उस केस में ये रिएक्शन हो रही है, उसको आप सॉल्यूशन नहीं बोलोगे। सॉल्यूशन वही है जिसमें दो नॉन केमिकल रिएक्टिंग स्पीसीज है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट जो होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, सॉल्यूट जो होता है वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने बनाया मान लो वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर, जिसमें हमने वाटर रखा 70% और सॉल्ट रखी 30%। इसमें वाटर ज्यादा क्वांटिटी में है, नमक कम क्वांटिटी में है। इसका मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट है, जो कम क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट है। देखो, इसकी स्पेलिंग बड़ी है तो ये ज्यादा क्वांटिटी में, इसकी स्पेलिंग छोटी है तो ये कम क्वांटिटी में होगा। ठीक है, फिर आ जाता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है ना कि जो हमारा सॉल्वेंट वाला पोर्शन होता है, ये वाला, वो वाटर होता है। और नॉन एक्वस में क्या होता है कि जो हमारा सॉल्वेंट वाला पोर्शन है वो वाटर के अलावा कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो हमने वाटर के अलावा यहां पे डाल दी बेंजीन प्लस सॉल्ट, तो ये कहलाएगा ना नॉन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि बेंजीन जो है वो पानी नहीं है। तो यहां पे अगर वाटर आता है सॉल्वेंट पे तो वो एक्वस कहलाएगा, और अगर वाटर नहीं आता, उसके अलावा कुछ भी आता है, तो वो कहलाएगा हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे, कि हम कॉन्सेंट्रेशन को किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से हम उस पर डिनोशन करते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि किसी की भी जो वैल्यू है किसी के अंदर कितनी डाली गई है, वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को बताता है। तो सबसे पहले हमारे पास है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कि 100 ग्राम के सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। दैट मीन्स अगर हमें इसका फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, जो कि ग्राम में होना चाहिए। अब देखो, जैसे ही आप इसको टोटल से डिवाइड कर दोगे तो ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 ग्राम के अंदर कितना है, पर हमें कितने ग्राम के अंदर निकालना है? 100, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। दूसरा देखो, वॉल्यूम परसेंटेज, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कि कितना सॉल्यूट है 100 ml के सॉल्यूशन पे। दैट मीन्स फॉर्मूला क्या बनेगा? फिर वही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में होगा? ml में होगा। अभी कितने ml का निकल के आएगा? 1 ml का। हमें कितने ml में चाहिए? 100 में, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। अगला मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, या पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे एक चीज है, जो ऊपर वाला है ये भी ml में ही होगा, ये भी ml में ही होगा, ये भी ग्राम में ही होगा, ये भी ग्राम में ही होगा, पर ये वाले केस में एक ग्राम वाला टर्म्स होगा और दूसरा जो होगा हमारे किस में होगा? ml में होगा। तो इसके फॉर्मूले को कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस वाले टॉपिक पे हम क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो कि किस में होगा? ग्राम में होगा ना, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पर कितने में? 100 ml। ये कितने ml का निकलेगा ऐसे डिवाइड करके? 1 ml का। यूनिटरी मेथड है ना, तो 1 ml का निकलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100।
तो ये पूरी वैल्यू हमें निकाल के यहाँ पे दे देगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अभी इससे पहले क्या था? पर 100 ml वाले के केस में। ठीक है, अब क्या है? पर लीटर, कि 1 लीटर में कितना सॉल्यूट है वो बताएगा उसकी स्ट्रेंथ। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम इसके लिए? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है ये गिवन मास होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का आप गिवन मास भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट अगर सॉल्यूशन जो है ना वो ml में है, देखो अगर ये लीटर में है तो ये ऑटोमेटिकली पर लीटर ही निकलेगा, पर अगर ये ml में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आप 1000 लगाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप डिवाइड में 1000 करोगे तो ml कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में। अब सबसे नीचे वाला वापस ऊपर ही चले जाता है ना ऐसे, तो ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे। ये 1000 जो है ये ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए लगा है। ठीक है, अच्छा यूनिट क्या लिखोगे? अगर इसकी यूनिट लिखने को आ गई तो ये गिवन, मैंने बोला ना मास है, तो गिवन मास किस में होगा? ग्राम में। वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। तो हो जाएगा ग्राम पर लीटर। अगला मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पे क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स। इससे पहले क्या चल रहा था हर जगह? गिवन मास। अब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये किसके मोल्स हैं? सॉल्यूट के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मोलैरिटी के फॉर्मूला बनाना है तो हम कैसे लिखेंगे? मोलैरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ना, तो हम लिखेंगे यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? अगर ml में है तो यहां पे भी कितना लग जाएगा? 1000। ठीक है, चलो फॉर्मूले को थोड़ा आगे लेके चलते। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अच्छा, गिवन मास जो है हमारे पास, हम उसको डिनोट करते हैं W से। मोलर मास को किससे डिनोट करते हैं? M से। अब यहाँ पे आपको यार मोलैरिटी भी आ गई, ये भी आ गया, तो अलग अलग कैसे समझ में आएगा? देखो, अगर इसके नीचे नंबर्स लिखे होंगे, ये 1 पहला नंबर उसको देते हैं जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, तो ये 1 वाला पोर्शन डिनोट किसके लिए कर रहा है? सॉल्वेंट के लिए। और ये 2 वाला किसके लिए डिनोट कर रहा है? सॉल्यूट के लिए। पर इसमें तो 1 2 कुछ नहीं आया, तो ये मोलैरिटी है। ठीक है, अब यहां पे W1 M1 W2 M2। ठीक, अब यहां पे देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। किसका? सॉल्यूट का ना। गिवन मास किससे डिनोट हो रहा है? ये W किसको डिनोट कर रहे हैं? गिवन मास को। ये किसको डिनोट कर रहे हैं? मोलर मास को। तो गिवन मास पहले लिखते W2 क्योंकि सॉल्यूट है ना, अपॉन मोलर मास यानी कि M2 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहां पे ये तो 1000 है, इसको तो रहने देते हैं। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम किससे डिनोट होगा? V से। बन गया फॉर्मूला W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन V। अच्छा, अब इसको देखो ध्यान से, ये W2 क्या है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये अमाउंट भी तो बता रहा है। देखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000। ये किसका फॉर्मूला है? स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है। दिख रहा है ना? देखो, ये किसका फॉर्मूला है? स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है। स्ट्रेंथ, नीचे क्या बचा? M2। M2 क्या था? M2 था मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इससे भी निकाल सकते हैं अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। नहीं गिवन है कोई बात नहीं, इससे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास 1000 इंटू वॉल्यूम। नहीं है, चलो क्या पता इससे निकालने को आ जाए। तो ये किसका फॉर्मूला है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अच्छा बात करें इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या होगी? तो देखो, यूनिट के लिए क्या जो मेन फॉर्मूला है ये वाला, इसी से चलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होती है? मोल ही होती है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होने वाली है? लीटर। ये तो ml इसलिए लिखा है, अगर यहाँ पे 1000 आए क्योंकि लीटर में चाहिए ना ये, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर।
ठीक है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट करते हैं हम, n से। अब अगर इनमें 1 और 2 लग गया तो क्या फर्क पड़ेगा, ये नंबर ऑफ मोल्स होंगे n1, तो फिर ये किसके लिए डिनोट होंगे, सॉल्वेंट के लिए, और n2 किसके लिए डिनोट होंगे, सॉल्यूट के लिए। हाँ बुक्स में बहुत जगह a और b भी लिखा होता है, चलेगा। a मतलब पहले इसको देना जो बड़ी क्वांटिटी का होगा सॉल्वेंट, कम क्वांटिटी वाले को बाद में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नॉर्मेलिटी। थोड़ा सा ये टॉपिक हमें पिछले टॉपिक से टफ लगता है, तो आसानी से समझते हैं इस टॉपिक को भी। देखो नॉर्मेलिटी का मतलब है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इससे पहले क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स, आप क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, अब इस पे बात करेंगे। पहले इस फॉर्मूले को बनाएंगे तो कैसे बनेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1000, मतलब अगर ml में है तो यहाँ पे 1000, लीटर है तो यहाँ पे 1000 नहीं लगाना है, ठीक। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकलेंगे कैसे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकलेंगे तुम्हारे गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब देखो गिवन मास तो क्वेश्चन में दिया होगा, टॉपिक रह जाता है कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे। अभी हम उसको भी समझते हैं आगे कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर यहाँ पे ही हम इसको टॉपिक को एंड करके यहाँ पे इसका निकालना चाहे कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट तुम लिख सकते हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है ना, तो ऊपर भी यूनिट वही लिखोगे इसकी, ग्राम इक्विवेलेंट। टोटल वॉल्यूम किस में निकालना है, लीटर में, यूनिट बोला ना पर लीटर, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब समझते हैं ये इक्विवेलेंट मास किस तरीके से निकाला जाएगा। देखो इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन तो ये कहती है, इट इज द मास ऑफ सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट विद 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। बट फिर वही बात, क्या हम हर क्वेश्चन में ऐसे रिएक्शन करके पता करते रहेंगे, नहीं, इसका फॉर्मूला होता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ये आए कैसी वैल्यूज, इसको समझो पहले। इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, इसलिए ये सब ऐसे आए हैं। जैसे देखो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5 ही तो होता है, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, तो आंसर कितना आएगा, 35.5 ही तो आएगा। चलो ऑक्सीजन का समझो, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 ग्राम का, वैलेंसी कितनी होती है ऑक्सीजन की, 2 होती है, आंसर कितना आएगा, 8। निकाल पाओगे ना। ऐसे जैसे मान लो तुमसे कह दिया, ठीक है एक काम करते हैं सोडियम का निकालते हैं, तो सोडियम का पहले एटॉमिक मास निकालेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास होता है लगभग 23। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1, तो सोडियम का इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, 23 निकल के आएगा। अच्छा अगर इस पे ही थोड़ा सा आगे चले, हमें एसिड और बेस आया, तो एसिड और बेस निकालने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं एसिड के लिए हम लिखते हैं मोलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब मोलर मास ऑफ एसिड तो हम आराम से निकाल सकते, जैसे मान लो HCl है हमारे पास, HCl का मोलर मास हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, जो कि हो गया 36.5। अब हमें निकालनी है इसकी इक्विवेलेंट मास, तो हमने क्या करना है, मोलर मास को रखना है ऊपर, डिवाइड किससे करना है, बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब होता है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज्ड। अब यहां पे कितने H पॉजिटिव निकल सकते हैं, एक ही निकल सकता है, तो डिवाइडेड बाय 1। ऐसे देखो अगर तुम्हारे पास हुआ H2SO4, पहले हम क्या निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे। हाइड्रोजन का 1, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 2 हो गया, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 1 का 16, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे। पर डिवाइड किससे करेंगे, बेसिसिटी ऑफ एसिड मतलब कितने H पॉजिटिव आयन, इसमें से कितने निकलेंगे, 2, तो यहां से कितने लिखेंगे, 2। ध्यान रखना कितने निकलेंगे, जैसे CH3COH एसिडिक एसिड, ऐसा नहीं कि इसमें 3 है और 1 है, 4 है तो 4 निकल जाते, नहीं, निकलते कितने इसमें से 1, तो डिवाइड कितने से होगा, सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। ऐसे तुम क्या निकाल पाओगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ
एसिड निकाल पाओगे। अब बात आ गई बेस की, तो बेस में क्या करेंगे, देखो जब बेस की बारी आएगी तो ऊपर तो वही लिखोगे, मोलर मास ऑफ बेस या मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस मतलब नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस रिलीज्ड, जैसे यहां क्या था, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज्ड। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए NaOH, अब तो मॉलिक्यूलर मास तो निकाल दोगे इसका। ठीक है, तो सोडियम का मॉलिक्यूलर निकालते हैं, चलो सोडियम का मॉलिक्यूलर मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। अब डिवाइड किससे करेंगे, कितने OH निकल सकते हैं, एक, तो डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू हो गई कितनी, 40, इसको जोड़ के 40 आ जाएगा ना, तो 40 हो गया। ऐसी अगर मान लो तुम्हारे पास होता MgOH का होल ट्वाइस, तो पहले मैग्नीशियम का रखते, फिर ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करवाते, फिर हाइड्रोजन का 2 से मल्टीप्लाई करते, मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाता। पर कितने इसमें OH नेगेटिव आयंस निकल रहे हैं, कितने निकल रहे हैं, 2, तो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अच्छे से आया समझ में कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोलैलिटी। इससे पहले मोलैरिटी पढ़ा था, अब मोलैलिटी है। ठीक है, मोलैलिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इससे पहले क्या पढ़ा था मोलैरिटी में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या है, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब नंबर, फिर जो ऑब्वियस है फॉर्मूला भी ऐसे बनेगा, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब ये सॉल्यूट किस सॉल्यूट के मोल्स को हमने ऊपर रख दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर दिया। अगर ग्राम में है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करो, अगर ग्राम में नहीं है केजी में ही है तो ठीक है, खत्म हो जाएगा। यूनिट क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, केजी, तो मोल पर केजी। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि हम एक फ्रैक्शन निकालना है किसके साथ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। समझो, जैसे ना मान लो हमारे पास N1 और N2 दो कंपोनेंट है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए पहले वाले के, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए दूसरे वाले के। अब तुम्हें निकालना है मोल फ्रैक्शन, जो कि डिनोट होता है X से। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, पहले वाले का। तो कैसे निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स रखने हैं ऊपर, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। देखा, नंबर ऑफ जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स रखने हैं ऊपर, और नीचे क्या रखना है, इन दोनों को। ऐसे अगर X2 निकालना है तो क्या लिखेंगे, N2 N1 प्लस N2। यूनिट क्या होगी इसकी, कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जब सेम सेम चीजें डिवाइड होंगी तो रेशियो है, और फिर जब सेम सेम से कट जाएंगे तो यूनिट कहां से आएगी, तो इसकी यूनिट नहीं होगी। एक चीज और यहाँ पे समझो कि जब भी हम मोल फ्रैक्शंस को जोड़ेंगे X1 और X2 को, तो जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। ऐसे 3 कंपोनेंट भी हो सकते हैं, तो जैसे मान लो यहाँ पे एक और होता N3, तो N1 का तो ऐसे ही रहता, पर नीचे N1 N2 N3 होता, फिर X1 X2 X3 तीनों को जोड़ के 1 आता। मोल फ्रैक्शन जो है ना वो कभी भी सबका जोड़ के 1 से बड़ा नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो सबको जोड़ के कितना आएगा, 1 आएगा। फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पे पार्ट पर मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन में हमें क्या देखना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखोगे, लिखना पड़ा फॉर्मूला, निकालना पड़ा आंसर ना। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब वही मास ऑफ सॉल्यूट, वही गिवन मास ना, डिवाइडेड बाय, अब प्रेजेंट इन सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का भी हमें मास रखना पड़ेगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अब ये कितने में निकल के आ जाएगा, तो 1 में निकल के आ जाएगा ना। हमें कितने में चाहिए, 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कन्वर्ट होके किस में चले जाएगा उसके बाद, 1 मिलियन में। तो पीपीएम क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, जिसको क्या हम बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। इन दोनों में रिलेशन क्या है। अभी आता है ना क्वेश्चन की मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर दो या नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर दो, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी क्या था, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दोनों में एक चीज कॉमन दिख रही है,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो दोनों का निकाल लेते हैं यहाँ से वैल्यू। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हटाते यहां ले आते हैं ऊपर। ठीक है, और मोलरिटी को भेज देते हैं यहाँ नीचे। यहां भी वही करते हैं, नॉर्मलिटी को हटाते यहां से, इसको ऊपर लेके आते, इसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को, और नॉर्मलिटी को भेजते हैं। अब जब एक दूसरे के साथ कन्वर्ट करना है तो दोनों का ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल होगा, तो अब हम इन फॉर्मूलों को आपस में इक्वल रख देते हैं। जब आप इक्वल रखोगे तो क्या क्या कटेगा वो ध्यान से देखो, गिवन मास से गिवन मास कट जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास, उसको देखते हैं। इधर से क्या बचेगा, हाँ पहले जो कट गया उसको छोड़ रहे, एक बचेगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, 1000 भी कट जाएगा, एक बचेगी मोलरिटी। इधर आमने सामने आएंगे ना, समझ रहे हो, ये आमने सामने होंगे। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, यहां भी क्या बचेगा, 1 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, 1000 कट गया पर नॉर्मलिटी। अब अगर हम नॉर्मलिटी को क्रॉस में ऊपर लिया है, इसको इधर क्रॉस कर दे, तो मोलरिटी इनटू ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया मोलर मास और नीचे क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास। तो अगर आपको नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन चाहिए तो क्या लिख सकते हो, नॉर्मलिटी विल बी इक्वल्स टू मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अच्छा, और थोड़ा सा ना एसिड और बेस पे कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो अभी तुम्हें बताया था कि इक्विवेलेंट मास अगर एसिड का निकालना है तो क्या लिखना पड़ता है हमें, मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड, ये लिखते हैं ना। अगर बेसिसिटी ऊपर आ गई तो मोलर मास किससे डिवाइड हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास से, दैट मींस m मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, ये नीचे ये ऊपर, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, क्या बन जाएगा, बेसिसिटी ऑफ एसिड। ऐसे बेस में क्या होगा फिर, एसिडिटी ऑफ बेस, ऐसे भी तुम रिलेशन निकाल पाओगे। ठीक है, जैसे समझो एग्जांपल के लिए, अगर हमारे पास H2SO4 की मोलरिटी है 2, तो पूछा इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी, मोलरिटी तो 2 है, कितने H पॉजिटिव आयन दे सकता है, 2, तो नॉर्मलिटी कितनी हो गई, 4। इजी है ना, देखो। ठीक है, तो हमें इस तरीके से करना है। ऐसे बेस के केस में भी वही, जैसे मान लो NaOH है, NaOH की मोलरिटी 1 थी, तो नॉर्मलिटी कितनी होगी, फिर मोलरिटी पे 1 रखा, कितने OH नेगेटिव आयन छोड़ सकता है, 1 ही तो छोड़ सकता है, तो इसकी नॉर्मलिटी भी कितनी होगी, 1 ही होगी। इसकी मोलरिटी भी 1 ही है यहाँ पे, इसकी नॉर्मलिटी भी यहाँ पे 1 ही है। देखो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं ट्रिक्स फॉर न्यूमेरिकल, और ये इतने इंपॉर्टेंट है ना कि इजीली तुम्हें न्यूमेरिकल ऐसे चुटकियों में करवा सकते हैं। देखो फॉर्मूला लिखा है M10xd अपॉन M2, क्या क्या मतलब है, M का मतलब है हमारे पास मोलरिटी, 10 तो नंबर है, X का मतलब क्या है हमारे पास, X का मतलब है मास परसेंटेज, D का मतलब डेंसिटी, M2 का मतलब मोलर मास, 2 मतलब किसका, सॉल्यूट का। देखो इससे पहले हमने ना जो फॉर्मूले भी पढ़े है, डेफिनेशन पढ़ा, डेंसिटी का कोई बात नहीं हुई, तो हम डेंसिटी कर तो सकते हैं, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, बहुत लंबा घूम जाएगा टॉपिक, इसलिए इस फॉर्मूले से हम इजीली मोलरिटी निकाल सकते हैं। देखो नॉर्मलिटी में क्या लिखा है, 10xd, 10 नंबर, x मास परसेंटेज, d डेंसिटी, और ये क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, और हम पढ़ चुके हैं कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है। अगला स्मॉल m मतलब मोलरिटी, 1000 तो नंबर है, m मतलब क्या है, मोलरिटी, 1000, d मतलब डेंसिटी, m मतलब मोलरिटी, m2 मतलब क्या है, मोलर मास, 2 मतलब किसका है, सॉल्यूट का रखना है, m मोलरिटी स्मॉल m है, 1000 x2, देखो x मतलब मास परसेंटेज है, पर अगर नंबर्स आ जाएंगे तो बदल जाएगा, x2 मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, x1 मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट, कैसे निकालते भी हमने डिस्कस करा था। उसके बाद M1 मोलर मास किसका, सॉल्वेंट, 1 मतलब सॉल्वेंट है हर जगह, 2 मतलब सॉल्यूट है। नेक्स्ट M मतलब मोलरिटी, 1000 डेंसिटी, x2 मोल फ्रैक्शन, पर मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का, x1 मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का, M1
मोलर मास सॉल्वेंट का x2 मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का m2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इन फॉर्मूलों से आप न्यूमेरिकल को और जल्दी सॉल्व कर सकते हो। कोई ट्रिकी न्यूमेरिकल है जहाँ पे डेंसिटी दे रखी है, कहाँ डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम करके फिर कन्वर्ट करेंगे, लंबा पड़ेगा, तो बेटर है कि हम उसको इस तरीके से सॉल्व कर दें। ठीक है, रही बात नए सेशन की बैचेस की, जो हम पूछ रहे हो तुम लोग काफी उस टाइम से, वो 1 तारीख से शुरू होंगे। अप्रैल 1 से हम नए सेशन के बैचेस जो है वो स्टार्ट करेंगे।